हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। इट्स नेम इज मैग्नेटो प्लस स्टडी। तो चलिए आज हम स्टडी करते हैं। हमारा चैप्टर है 9th एंड दिस इज फ्रॉम क्लास 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कल फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। तो पहला लॉ ऑफ मोशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट or of uniform motion until an external or internal force is not applied on it। कोई भी बॉडी चलती रहेगी या फिर रेस्ट में रहेगी, कब तक चलेगी भी कैसे? विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक ही रफ्तार से चलती रहेगी। कब तक? जब तक कि आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई, कोई एक्सटर्नल फोर्स या फिर उसके अंदर से इंटरनल फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई ना करें। So this is called first law of motion। हमने पढ़ा inertia। तो आज हम करते हैं बात second law of motion। तो second law of motion की बात हम आज करेंगे। So second law of motion को समझने से पहले एक बात की जाएगी मोमेंटम की। तो समझते हैं। So what is momentum? मोमेंटम को इंडिकेट करते हैं P से। So P is equal to M into V, मास into वेलोसिटी। मोमेंटम है P, जिसे कि दर्शाएंगे मास और वेग की प्रोडक्ट से। तो मास, अब हमने ये लिखा M into V। अब आइए समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। मास और वेलोसिटी की प्रोडक्ट से क्या मतलब है मोमेंटम। Suppose we have a truck, by taking the example of truck and a cycle. Suppose we have a truck. अगर वो ट्रक रेस्ट में खड़ा है, रेस्ट में है, रोड के किनारे खड़ा है, then there is no momentum। रेस्ट में है, वेलोसिटी जीरो है, so mass into velocity जीरो है, then there is no momentum। पर अगर वही ट्रक with small velocity के साथ भी मूव कर रहा है, मास उसका बहुत ज्यादा है, वेलोसिटी उसकी बहुत कम है, सपोज इट इज 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड से वो चल रहा है, तब भी उसका जो मोमेंटम है वो बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एक साइकिल के। एक साइकिल है जिसका मास बहुत कम है और वो धीमी वेलोसिटी से चला है, तो वो किसी पर्सन को हिट नहीं कर सकता है या फिर उसे इंजर्ड नहीं कर सकता है। पर एक ट्रक, चाहे वो धीमी रफ्तार से चला है, पर बच्चों उसका मास बहुत अधिक है, उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा है। अगर वो किसी पर्सन को हिट करेगा तो वो किसी पर्सन को मार भी सकता है, इंजर्ड भी कर सकता है। सो इसका मतलब जो मोमेंटम है वही हम उसकी बात ही कर रहे हैं। वो किस पर निर्भर कर रहा है? मास पर, और निर्भर करेगा वेग पर, वेलोसिटी पर भी वो निर्भर करेगा। एक ऐसी बॉडी हैविंग द लार्ज मास, हैविंग द बिग वेलोसिटी, लार्ज वेलोसिटी, इट्स मोमेंटम विल बी वेरी हाई। स्लोप के ऊपर, ढलान के ऊपर बात कर लीजिए, एक साइकिल की और एक ट्रक की। तो किसका मोमेंटम ज्यादा होगा? भाई जिसका मास ज्यादा है उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। साइकिल का मास कम है, सो इट्स मोमेंटम विल बी लेस। तो ये दो फैक्टर्स हैं, एक मास है, एक वेलोसिटी है, जो कि किसको अफेक्ट करते हैं? मोमेंटम को अफेक्ट करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, जो कि किस पर निर्भर करता है? मोमेंटम पर ही निर्भर करता है। सो इसकी डेफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जिसे कि हम dp अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, मतलब वो पूरी तरह से किस पर निर्भर करता है? अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, उस बल पर निर्भर करेगा जो उस पर लगा है, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और उसी दिशा में लगेगा। मोमेंटम जो है वो हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है
ये दिशा पर निर्भर करती है, ये मैग्नीट्यूड पर निर्भर करती है। भाई किस दिशा में फोर्स लगाई जा रही है, वो बॉडी किस दिशा में मूव कर रही है। सो इट डिपेंड्स ऑन, सो मोमेंटम जो है वो डायरेक्शन पर निर्भर करेगा। तो अब ये है हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। चलिए इसे समझते हम एक एग्जांपल से कि भाई द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स एंड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इसका क्या अर्थ है? सपोज एक साइक्लिस्ट है, वो किसी उतराई पर चला है या किसी सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे मान लो वो जा रहा है, किसी रोड पर जा रहा है, प्लेन रोड पर वो जा रहा है। पीछे से उसे फोर्स लगाई, किसी ट्रक ने हिट कर दिया, किसी कार ने हिट कर दिया। चेंज इन मोमेंटम, भाई वो अपनी रफ्तार से चला था, उस पर फोर्स अप्लाई कर दी। जाना उसने ईस्ट की तरफ को था या वेस्ट, जाना उसने वेस्ट की तरफ को था, फोर्स अप्लाई कर दी उसके ऊपर। तो बच्चों चेंज इन मोमेंटम is directly proportional to the applied unbalanced force। अब एक कार ने, स्पीडी कार ने, हाई मोमेंटम कार ने उसको हिट किया, तो उसकी जो दिशा है इट विल डेफिनेटली चेंज, और वो किस दिशा में चला जाएगा? जिस दिशा में उस पर वो अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हो रही है। सो दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब इससे आई होप आप इस एग्जाम्पल से सेटिस्फाई हो गए होंगे, आपको समझ आ गया होगा कि भाई न्यूटन के बोलने का अर्थ क्या था। तो चलिए एक क्रिकेटर है, एक उसने सिक्सर लगाया या फिर उसने बॉल को हिट किया, और आपने एक बॉलर है, उसने क्या किया, उस बॉल को कैच करने का प्रयास कर रहा है, वो फील्डिंग कर रहा है, बॉल आई है उसके पास, मूविंग बॉल। अब वो उस बॉल को कैच करने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा है कि बॉल, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग बॉल, इट्स वेरी हार्ड। उसको जब वो पकड़ता है तो वो अपने हैंड्स को भी किसी निश्चित दिशा में मूव करता है। क्यों मूव करता है? बॉल जो है एक निश्चित मोमेंटम से बड़ी बॉल है, बिग मास है, हैवी बॉल है, वेलोसिटी है, मोमेंटम उसका बहुत ज्यादा है, वेग से आ रही है। अब वो क्या करेगा? अगर वो सडन उसको कैच कर लेगा और अपने हाथों में होल्ड कर लेगा, जिससे क्या होगा, उसका जो मोमेंटम है वो उसको क्या करेगा? हिट करेगा, उसके हाथों में क्या लगेगी? चोट लगेगी। पर अगर वो क्या करता है, उसे टाइम दे देता है, dp/dt, जो अगर उसको वो समय दे देता, उस मोमेंटम को वो जिस मोशन से वो आ रही थी उसे वो चेंज कर देता है, उसी मोशन की दिशा में वो चला जाता है, उसको टाइम दे देता है, उस इम्पैक्ट में अपने हाथों को भी मूव करके उस बॉल को, उसका जो कांटेक्ट है उसे थोड़ा सा वो समय दे रहा है, जिसके कारण की जो बल है, फोर्स है, उसका जो असर है, उसका जो इम्पैक्ट है बच्चों, वो उसके हाथों पर कम होगा। अगर ज्यादा समय दिया जाएगा तो फोर्स का इम्पैक्ट कम होगा। इसलिए क्या करता है एक बॉलर? अपने हाथों को उसी दिशा में मूव करने का प्रयास करता है, तब वो बॉल को कैच कर पाता है और उसको बिना इंजर्ड हुए वो आसानी से बॉल को कैच कर। तो हमने बात की न्यूटन के फर्स्ट लॉ की, सेकंड लॉ की, और अब बात करेंगे हम न्यूटन के थर्ड लॉ की। जो न्यूटन का सेकंड लॉ है बच्चों, वो है उसका रियल लॉ। इसे ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि विच लॉ इज न्यूटन्स रियल लॉ। सो सेकंड लॉ इज रियल लॉ। रियल लॉ क्यों कहते हैं? हमने अभी क्रिकेटर की एग्जाम्पल से समझा कि उसे रियल लॉ क्यों कहा जाता है, क्योंकि वास्तविकता में ये फैक्ट जो है वो रियल लाइफ पर सही बैठता है, तो इसलिए ये एक रियल लॉ है। तो अब हम बात कर लेते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ की। पहले तो हमने दो लॉज में बात की कि भाई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को, उसकी पोजीशन को किस तरह से चेंज करती है। तीसरे लॉ में हम ये बात करेंगे कि अप्लाई की जाने वाली फोर्स दूसरी बॉडी की तरफ से क्या उसका इम्पैक्ट उस पर पड़ता है, जो बल लगा रहा है, जो फोर्स अप्लाई की जा रही है, क्या जो अप्लाई फोर्स कर रहा है उस पर भी कोई असर पड़ेगा,
जिस ऑब्जेक्ट पर वो जोर लगा रहा है उसकी तरफ से। सो चलिए इस बात को हम समझते हैं न्यूटन की डेफिनेशन से। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, मतलब हर एक्शन का बराबर, इक्वल और उल्टा असर होता है। फॉर एवरी एक्शन, तो करते हैं बात न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। तो डेफिनेशन इसकी क्या है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। There is equal and opposite reaction. अब इस बात को समझते हैं by taking the example. Suppose गन चलाई, शूट की। अब जितनी वेलोसिटी से वो गोली गन को छोड़कर निकल रही है, पिछली तरफ को भी उसका इम्पैक्ट उतना ही होगा। तो वो जो गन है, जो हमारी राइफल है, वो भी क्या होगी, पीछे पीछे को उतनी ही वेलोसिटी से, उतने ही वेग से मूव करेगी, जिसे कि हम कह देंगे रिकॉइल वेलोसिटी। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज आई पुश दिस वॉल। अगर मैं इस दीवार को धक्का लगाने का प्रयास करूं तो क्या ये दीवार मूव हो जाएगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये दीवार मूव नहीं होगी। पर बच्चों, जितनी फोर्स मैं इस दीवार को मूव करने में लगा रही हूं, फॉर एवरी एक्शन, जितनी फोर्स मैं इस पर लगा रही हूं, उतनी ही फोर्स मेरे हाथ, मेरे मसल्स भी महसूस करेंगे उल्टी दिशा में। जितनी बल तो मैं इसकी तरफ को लगा रही हूं, बट आई रिसीव अ फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। मेरे हाथों को, मेरी मसल्स को भी क्या होगा, उतना ही बल मुझे भी रिसीव होगा, हमें भी रिसीव होगा। तीसरी एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक बोट है जो कि पानी में खड़ी है। अब आप उस खड़ी बोट से चाहते हैं जमीन के ऊपर जाना, तो आपके पैर ने जितनी फोर्स उस बोट पर लगाई, उतनी ही फोर्स उस बोट ने आपको भी लगानी है आगे मूव करने के लिए। तो जितनी फोर्स आप उस बोट पर लगा रहे हो, जिसके कारण की क्या है, उस फोर्स के कारण वो बोट पीछे की तरफ को मूव हो रही है पानी के सरफेस पर। तो वो भी आप पर इंपैक्ट लगाने का प्रयास कर रही है, पर पानी सॉलिड नहीं है, सतह उसकी लचीली है, जिसके कारण वो बोट क्या है, दूसरी दिशा में मूव कर रही है। तो इससे ये क्लियर होता है कि वो बोट भी आपको बैक में, रिवर्स में फोर्स दे रही है, अप्लाई कर रही है। सो ये था हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ। तो ये तीनों लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से हमने इनको करना है और अच्छे ढंग से इनको हमने समझना है। सो एक टॉपिक हमारा और है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी हम समझ लेते हैं। तो बात कर लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का अर्थ ये है कि सपोज वी हैव अ बॉल, एक दो बॉल्स ले लेते हैं, एक का मास है m, एक का मास है m, मतलब अलग अलग मासेस की दो बॉल्स हैं, जिन्हें हमने ma और mb से इंडिकेट कर दिया। ये बॉल मूव कर रही है कुछ इनिशियल वेलोसिटी से, मतलब अभी हमने उसको वेलोसिटी प्रोवाइड कराई, दैट इज ua, और ये बॉल मूव कर रही है विद अनदर वेलोसिटी से, दैट इज ub। पहले हम मान लेते हैं कि ये जो थी वो, उसका जो वेग था वो बहुत ज्यादा था, किस वाली से, mb वाली से। ua वेलोसिटी बहुत तेज थी इसकी, और ये स्लो वेलोसिटी से चल रही थी। तो तेज चलती बॉल धीरे चलती बॉल से जोर से आकर टकराती है, उसको हिट करती है, जिससे क्या होगा, हिट करने पर क्या होगा कि जो धीरे से चलती बॉल थी, उसका जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाएगा। मोमेंटम चेंज हो जाएगा, मास तो चेंज नहीं होगा, पर उसकी वेलोसिटी पे असर जरूर पड़ेगा। उसकी वेलोसिटी तेज हो जाएगी। पहले उसकी वेलोसिटी vb
ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू वी ए के। और जिस वाली ने एम ए ने इसे हिट किया था उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, वो धीरे हो जाएगी, वो थोड़ी धीमी हो जाएगी। तो यही है हमारा बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब मोमेंटम ट्रांसफर हो गया है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। मास तो नहीं बदले, बदली क्या है, वेलोसिटीज बदली है। जो बड़ी तेजी से आ रही थी अब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो उतनी कम हो गई है जितनी स्पीड से वो आ रही थी। उसने इस वाली को हिट किया, उतनी वेलोसिटी उसकी क्या हो गई है, कम हो गई है। और उसने जो अपनी वेलोसिटी है वो किसको दे दी है भाई, दूसरी बॉल को, बी बॉल को प्रोवाइड करा दी है। और उसकी वेलोसिटी उतनी बढ़ गई है जितने इम्पैक्ट से ए बॉल उससे टकराई है, जितनी फोर्स से इसने उसको हिट किया है। सो दिस इज अवर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये रिलेशन लिखने के पीछे लॉजिक भी यही है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड this chapter very well. If you have any doubt then ask in comment section. पढ़ते रहें, सीखते रहें और वीडियो को लाइक